और यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस और मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग खिलजी वंश को आज पढ़ने वाले हैं। खिलजी वंश की स्थापना और इसके महत्वपूर्ण जो दो शासक रहे हैं खिलजी वंश में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, इन दोनों को हम पढ़ेंगे, इनके कार्यों को देखेंगे और इनसे महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसमें हम गलती करने के चांसेस को एकदम न्यून कर सकें, एकदम कम कर सकें। तो हम लोग खिलजी वंश को पढ़ने वाले हैं और आप लोग यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और जो है लाइक भी करें। अपना सुझाव कमेंट जरूर भेजें, हमको जरूर दें, ताकि हम आप लोगों को और बेहतर ढंग से पढ़ाने का प्रयास कर सकें। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आज खिलजी वंश। खिलजी वंश जैसा कि जानते हैं बलबन के बाद, ठीक है, बलबन के बाद जो प्रमुख वंश आया वो खिलजी वंश था। ठीक है, यानी इलबरी द्वितीय वंश के बाद जो प्रमुख वंश आया वो खिलजी वंश था। और खिलजी वंश कब से 1290 ईस्वी से और 1200 लेकर 1320 ईस्वी तक माना जाता है। 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो जो खिलजी वंश का पहला शासक या संस्थापक रहता है, संस्थापक, उसका नाम क्या था? उसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहाँ का निवासी था? अफगानिस्तान का। यानी इसके जो पूर्वज थे अफगानिस्तान में निवास करते थे और ये खिलजी वंश से था। ठीक है, यानी खिलजी वंश के लोग अफगानिस्तान में निवास करते थे, अफगानी थे। और ये जो है किसके समय में भारत आए? तो इल्तुतमिश के समय में इसके जो पूर्वज थे वो भारत आए थे इल्तुतमिश के समय में। ठीक है, और इल्तुतमिश के समय में आए तो इन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत में शासकों के यहाँ नौकरी की और उसमें जलालुद्दीन ने इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि यह जो है प्रमुख सेनापति के रूप में जाना जाने लगा और कुशल सेना नायक के रूप में ख्याति अर्जित की। ठीक है, इसने अपना प्रमुख जो परिचय दिया था वो मंगोलों के विरुद्ध दिया था। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हैं कि इसने मंगोलों के विरुद्ध गुलाम वंश की सेना का कुशल नेतृत्व किया था। सेना का कुशल नेतृत्व किया था। ठीक है, गुलाम वंश की सेना का कुशल नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से ठीक जो पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र था, ठीक, उसको सुरक्षा मिली। यानी इसने पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र को सुरक्षित किया। पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने। और किसके विरुद्ध? तो मंगोलों के विरुद्ध। ठीक, तो इस तरह से इसने कुशल नेतृत्व के द्वारा अपना एक पद ग्रहण किया। ठीक है, पद ग्रहण किया और इसका जो है राजनीतिक जो उत्थान होता है कैकुबाद के समय में होता है। और आपको पता ही होना चाहिए कि कैकुबाद के बाद उसका शासक बनता है, कैकुबाद की मृत्यु के बाद, क्यूमर्स। तो क्यूमर्स की हत्या इसने कर दी और फिर क्यूमर्स की हत्या के बाद इसने जो है खिलजी वंश की नींव रखी, खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है, तो इतने तथ्य आपको याद रखने हैं। और इसने राज्यारोहण कब किया? दिल्ली सल्तनत पर बैठा कब? दिल्ली की गद्दी पर। तो दिल्ली की गद्दी पर
दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ठीक है, कब बैठा? ठीक, तो 13 जून 1290 ईस्वी को। 13 जून 1290 ईस्वी को यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आई बात समझ में? तो संस्थापक कौन खिलजी वंश का? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, और दिल्ली की गद्दी पर यह कब बैठा? तो 13 जून 1290 ईस्वी को। नोट कर लीजिए। उसके बाद इससे संबंधित हम कुछ अन्य तथ्यों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिल्ली की गद्दी पर जब यह बैठा 1290 ईस्वी में, तो जो अफगान सरदार थे, खिलजी अमीर थे, उन लोगों ने इसकी सहायता करी और जो है दिल्ली सल्तनत की सत्ता को प्राप्त कर लिया इसने। ठीक है, खिलजी अमीरों की सहायता से इसने, खिलजी अमीरों की सहायता से, यानी कौन सा नाम है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी अमीरों की सहायता से दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। दिल्ली की सत्ता प्राप्त की। ठीक है, जो सत्ता परिवर्तन होता है 1290 ईस्वी में, इसको वंशवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वंशवादी क्रांति कहा जाता है। यानी 1290 ईस्वी की सत्ता परिवर्तन को वंशवादी क्रांति कहा जाता है। वंशवादी क्रांति कहा जाता है। तो ये पूछा गया है कई बार कि वंशवादी क्रांति कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1290 ईस्वी में, जब गुलाम वंश, ठीक है, जब गुलाम वंश खत्म हुआ था और खिलजी वंश की स्थापना हुई थी, तब उसको क्या कहते हैं? उस क्रांति को क्या कहा गया है? वंशवादी क्रांति कहा गया है। वंशवादी क्रांति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके जो कार्य थे, यानी इसका जो प्रशासन था, किस प्रकार से चलता था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इसके बारे में थोड़ा सा एक दो तथ्य आपको याद रखना है कि यह दिल्ली सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था, पहला सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाया था। ठीक है, तो यह प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार अपनाया। ठीक है, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने हिंदुओं के प्रति जो है सहिष्णुता या उदारतापूर्ण की भावना को अपनाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका मानना था कि शासन जनता के समर्थन पर होना चाहिए। ठीक है, इसका मानना था कि शासन जनता के समर्थन पर होना चाहिए। समर्थन पर होना चाहिए, यानी जो शासन हो वो जनता द्वारा समर्थित हो। ठीक है, हाँ, जनता द्वारा समर्थित हो। यानी इसका कहने का मतलब था कि चूंकि भारत की जो अधिकांश आबादी है वह हिंदू बहुल है, हिंदू है, इसीलिए जो है पूरी तरह से इस्लामिक सत्ता स्थापित नहीं की जा सकती। ये फिरोज शाह तुगलक का मानना था,
सॉरी फिरोज शाह तुगलक कह रहे हैं, जलालुद्दीन फिरोज तुगलक का मानना था कि चूंकि पूरी आबादी क्या है, हिंदू है, इसीलिए हिंदू आबादी होने के कारण सत्ता पूरी तरह से इस्लामिक नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसने हिंदुओं की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्ण रवैया अपनाया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान था तो इसके समय में कई अभियान भी हुए थे, और उन अभियानों में सबसे प्रमुख अभियान रहता है जो अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में अभियान किया जाता है दक्कन की तरफ। दक्कन में देवगिरी पर वो आक्रमण करता है 1296 ईस्वी में। 1296 ईस्वी में उस समय दक्कन पर जो शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव। रामचंद्र देव को उसने पराजित किया और रामचंद्र देव से वह बहुत सारा धन लेकर वापस लौटा था, और मार्ग में उसके स्वागत के लिए ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा, या इतिहासकारों ने ऐसा वर्णन किया है कि जब मार्ग में वो लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए जलालुद्दीन खिलजी जाता है, और जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या कर दी जाती है, मार्ग में ही वध कर दिया जाता है, और 1296 ईस्वी में इसकी शासन सत्ता समाप्त हो जाती है। और शासन सत्ता जब समाप्त होती है, ठीक है, तो इसका जो दामाद और भतीजा था, दोनों एक ही व्यक्ति जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी होता है, वो शासन सत्ता संभालता है। और जब वो शासन सत्ता संभालता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कई सुधारों को लेकर आता है, और ये दूसरा महत्वपूर्ण शासक बनता है। तो चलिए देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी विजय अभियान के बाद लौटते समय स्वागत के लिए आए अपने ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी, और शासक कौन बन जाता है? तो शासक अलाउद्दीन खिलजी बन जाता है। आई बात समझ में? तो ये जो स्थान था जहां पर हत्या की गई थी उसका नाम था मणिकपुर, शायद मणिकपुर। ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, हमें लगता है मणिकपुर में जो है उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, मणिकपुर में। तो ये आपको इतना याद रखना है। और फिर 1296 ईस्वी में शासन सत्ता किसको मिल जाती है? तो अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाती है। ठीक, 1296 ईस्वी में, ठीक, अलाउद्दीन खिलजी को शासक घोषित कर दिया जाता है। यानी जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया। ठीक है, 20 जुलाई 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया। तो दिल्ली सल्तनत की सत्ता किसके हाथ में चली जाती है?
ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सत्ता जो है अलाउद्दीन खिलजी के हाथ में चली जाती है। तो अब हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, खिलजी वंश का सबसे इंपॉर्टेंट शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको पूरा जो विवरण होगा, ठीक है, एग्जाम टॉपिक लायक यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे आप समझकर और इसके उत्तर को याद करके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज की मृत्यु के बाद यानी जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जब 1296 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई तो 20 जुलाई 1296 को अलाउद्दीन खिलजी को शासक घोषित कर दिया जाता है और ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। ठीक है, इसका मूल नाम जो था अली गुरशास्प था, अली गुरशास्प, और इसने बहुत सारी उपाधियां भी धारण की हुई थी। ठीक है, इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी जिनमें से दीन मोहम्मद शाह खिलजी प्रमुख उपाधि, द्वितीय सिकंदर शासकों का शासक, ठीक है, विश्व का सुल्तान, ठीक, उसके बाद जो है खलीफा का नायब यानी खलीफा का नायब, ये भी आपको पूछा गया प्रश्न है, खलीफा का नायब, ये सब उपाधि उसको दी गई थी। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में इसे यानी अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का शासन या विश्व का शासक सुल्तान जैसी उपाधि दी है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद इसका मकबरा कहाँ है, तो मकबरा है दिल्ली की जामा मस्जिद में। मकबरा इसका एक आध बार पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ है, तो आपको दिल्ली में बताना है, और दिल्ली में कहाँ, तो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसमें है। ठीक, इसका शासन कब से कब तक रहा, तो 20 जुलाई 1296 ईस्वी से 4 जनवरी 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहा। चलिए आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अन्य तथ्य। जलालुद्दीन के शासनकाल में जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक, इसका मतलब क्या होता है, समारोह मंत्री। ठीक है, अमीर ए तुजुक समारोह मंत्री तथा आरिज ए मुमालिक यानी कानून मंत्री। के पद पर था। ठीक है, जलालुद्दीन के शासनकाल में अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक यानी समारोह मंत्री तथा आरिज ए मुमालिक यानी कानून मंत्री के पद पर था, यानी इसे 2 पद मिले हुए थे। ठीक है, जलालुद्दीन के समय में अलाउद्दीन को 2 पद मिले हुए थे, एक अमीर ए तुजुक और दूसरा आरिज ए मुमालिक। ठीक, और दूसरा इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, इसने जलालुद्दीन द्वारा संचालित सहिष्णुता की नीति को समाप्त कर दिया, की नीति को पलट दिया, ऐसी की नीति को पलट दिया यानी खत्म कर दिया। जो सहिष्णुता की नीति हिंदुओं के प्रति थी उसको हटाकर अब वो सहिष्णुता की नीति उसने जो है
अन्य लोगों को दे दिया, गैर हिंदुओं को दे दिया और विरोध करने वाले को कठोर दंड दिया। विरोधियों को कठोर दंड दिया। इसने विरोधियों को जो है कठोर दंड दिया। ठीक, ये आपको इतना याद करना है। फिर उसके बाद अन्य तथ्य को देखते हैं। इसने अमीरों पर पकड़ बनाए रखने के लिए, इसने अमीरों पर पकड़ बनाए रखने के लिए ठीक है, इसने अमीरों पर पकड़ बनाए रखने के लिए त्योहारों को मनाने, ठीक, सुल्तान की अनुमति के बिना विवाह करने, अनुमति के बिना विवाह करने, सामाजिक सभा आयोजित करने या सामाजिक समारोह आयोजित करने, सामाजिक समारोह आयोजित करने, ठीक है, तथा शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया, तथा शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो याद रखना है, कई बार पूछा गया है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा पहला सुल्तान था जिसने शराब और नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया था, तो आपको उत्तर देना है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर होगा। और इसने किसको किस पर पकड़ बनाने के लिए, तो अमीरों पर पकड़ बनाए रखने के लिए इसने क्या किया, जो अमीर त्योहार मनाते थे अब उनको अनुमति लेनी पड़ती थी, सुल्तान की अनुमति के बिना वे विवाह तक नहीं कर सकते थे। ठीक है, विवाह करने के लिए अनुमति लेनी होती थी, सामाजिक समारोह के लिए भी जो है उनको सुल्तान की अनुमति आवश्यक होती थी। तो ये सारे तथ्य एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, हाँ याद रखना है। फिर इसने बारिद अर्थात गुप्तचर व्यवस्था, बताया था इससे पहले, गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्गठित किया था। ठीक है, इसने बारिद या गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्गठित किया था और यह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से या शासन से अलग किया था। इसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। इसने धर्म को राजनीति से अलग किया था। ठीक है, और यह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ये घोषणा की थी कि सुल्तान का कोई रिश्तेदार नहीं होता है। ठीक, तो ये सारे तथ्य जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, ये आज की क्लास के लिए पर्याप्त है। और इसके आगे अभी बहुत कुछ है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमको पढ़ना है, बहुत सारे तथ्य हैं। तो हम अगली क्लास में और अन्य तथ्यों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव जरूर देते रहिए, जिससे कि हम और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। और थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाने की मेरी आदत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले इतिहास के क्लास में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।